नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी घटना हुई है। यूपी पुलिस ने बहराइच हत्याकांड में 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इसमें से 2 आरोपियों यानी सरफराज और तालिब को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लग गई है और इनका इलाज इस समय चल रहा है। 13 तारीख को बहराइच में भारी हिंसा हुई थी, तनाव हुआ था, दंगा हुआ था और 22 साल के एक युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या। लेकिन एनकाउंटर के मामले पर जबरदस्त सियासी मुठभेड़ इस समय शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एनकाउंटर किया है, यानी पैर में गोली मारी है। तो बीजेपी कह रही है कि अगर आरोपी पुलिस पर हमला करेंगे तो क्या बदले में उन्हें फूलों की माला पहनाई जाएगी। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि शासन बैलेंस करने में लगा हुआ है और यह बांटो राज करो की रणनीति पर काम कर रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच लखनऊ में जोरदार एक्शन दिख रहा है। सूत्रों का कहना है कि सीएम योगी को घटना की पूरी जानकारी दी गई है और हिंसा के आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या दंगे और हत्या के मामले में भी सियासी स्कोर सेटल करने की एक पुरजोर कोशिश हो रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, दंगों का सियासी एनकाउंटर, दंगों पर सियासी एनकाउंटर। बहराइच में दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपियों सरफराज और तालिब से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। दोनों को पैर में गोली लगी है। हालांकि एनकाउंटर के बाद दोनों की हालत ठीक बताई जा रही है। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। हमला कर रहे हो? हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। बहराइच हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल। हालांकि इस एनकाउंटर पर सियासी एनकाउंटर शुरू हो गया। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि एनकाउंटर किसका किया इन्होंने। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। लेकिन मामला सिर्फ आज की घटना का नहीं है। नए पुराने सभी बयानों पर सियासी आर पार हो रहा है। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कि सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा। जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि अपराधियों पर एक्शन होते ही सियासी हाय तौबा मचना क्यों शुरू हो जाती है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, दंगों पर सियासी एनकाउंटर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं। दंगों पर फर्क साफ है, समझाने वाला विश्लेषण देखिए। अखिलेश का राज यानी सपा का राज 2012 से 2017 1815 सांप्रदायिक दंगे, 192 लोगों की जान गई, ये आंकड़े बता रहे हैं। योगी राज में मार्च 2017 के बाद 2017 में दंगों में 195 घटनाएं हुई। आप कमी देखिए, 815
195 और 44 मौत, 192 लोग। एक की भी मौत हो तो गलत है, लेकिन डिफरेंस कितना है, फर्क कितना बड़ा है। और 2018, 19, 20, 21 में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है, यह बात स्पष्ट है। इसके बाद 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, जो कि बहुत बड़ा दंगा था, 27 अगस्त से 17 सितंबर 2013 तक यह दंगा चला। यानी आप तारीख नोट करिए, 27 अगस्त से 17 सितंबर तक लगभग 21 दिन 60 लोगों की मौत हुई, 40,000 लोग विस्थापित हुए। बहराइच का दंगा मात्र एक दिन में कंट्रोल में आया और एक युवक की मौत हो गई, राम कुमार मिश्रा की, जो कि दुखद है। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद लोग बेहाल थे, लेकिन सफाई महोत्सव का आयोजन हुआ। योगी राज के अंदर दंगे या हिंसा पीड़ितों से तुरंत मुलाकात करते हैं सीएम योगी, और यह एक बड़ा फैक्टर है। और अब सहारनपुर दंगे की बात कर लेता हूं मैं। 25 से 29 जुलाई 2014 के बीच में यह दंगा हुआ और 3 लोगों की मौत हुई, 34 लोग घायल हुए। 2017 से 2022 तक सांप्रदायिक दंगों में 97% की कमी आई है। यह ऑफिशियल आंकड़ा है, यह बड़ा आंकड़ा है। बड़ा सवाल है, क्या दंगे पर विपक्ष का दोहरा चरित्र है? बार बार कहा जाता है कि दंगा दंगा दंगा, ये जो बीजेपी है ये दंगा करा रही है, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले कोई दंगा नहीं हुआ। इसकी क्या पॉइंट था? और अभी तो कोई यूपी में चुनाव भी नहीं है हाल फिलहाल के अंदर। अब मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है? डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ इस चर्चा में रोहित अग्रवाल है, जो कि प्रवक्ता आरएलडी के एनडीए के दोनों घटक दल हैं मेरे, और आज एनडीए की बैठक भी चल रही है। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। मेरे साथ फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं फराज किदवई है आपसे। अखिलेश यादव जी आज कह रहे हैं मीडिया से रूबरू होते हुए कि ये सरकार बांटो और राज करो की रणनीति पे काम करती है, यानी डिवाइड एंड रूल, और ये सरकार बैलेंस करना चाह रही है। तो इसमें अमीश जी क्या गलत कह दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने? भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये आज से काम थोड़ी ना कर रही है, ये तो 1925 से कर रही है ये काम। और अभी आपने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र किया अमीश जी, विक्रम सैनी का नाम सुना है? अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा, जरा गूगल कर देगी विक्रम सैनी कौन थे। मैं बताता हूं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और मुजफ्फरनगर दंगे में कन्विक्टेड थे, इनको सजा हुई थी, कोर्ट ने सजा दी थी दंगे करवाने की। तो भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र और चेहरा है ही है कि ये भारत के जो नौजवान हैं उनके हाथ में तो लाठी डंडे दे देंगे इनके नेता, मगर अपने बच्चों को भेज देंगे बाहर डॉक्टरी और इंजीनियरिंग करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो उत्तर प्रदेश के रिमोट एरियाज में बस पे बैठा देंगे नौजवानों को कि जाओ भैया तरह तरह के झंडे ले लो और जा करके हमारी लड़ाई लड़ो, लेकिन अपने बच्चों को ये लुफ्थांसा एयरलाइंस और ब्रिटिश एयरवेज के टिकट देंगे कि जाओ अमेरिका, यूएस, यूके और कनाडा में अपना जाकर के फ्यूचर बनाओ। अब दूसरी बात यह है अमीर जी कि अभी आपने तमाम बातें कही। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी हैं, उनका नाम पता होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको, उन्होंने एक नए जिहाद का नाम दिया है। उनके हिसाब से तो आपका मतलब जो मीडिया के चैनल्स है वो भी जिहादी हो गए। वो बोल रहे हैं रिपोर्टिंग जिहाद। बहराइच में उन्होंने 10 न्यूज चैनल्स के नाम लिखे अमीर जी, और उसके आगे उनके जर्नलिस्ट के नाम लिखे और बोल रहे हैं वहां से रिपोर्टिंग जिहाद हो रहा है। अरे साहब, तो अखबारों ने भी लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विफल हो गई, इसका मतलब अखबार जिहाद भी हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अमीर जी कुछ कहने के लिए तो है नहीं। अब रही लॉ एंड ऑर्डर की बात। नहीं, मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा कि ये अखिलेश जी ने क्यों बोला, अखिलेश यादव जी ने ये बात बोली कि आप मुझे नाम भी नहीं बताते तो मुझे पता होता है एनकाउंटर किनका हुआ है। इससे तात्पर्य क्या था? आप उनकी पार्टी के वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, जरा बताइए। आप उन्हें जननायक कहते हैं। अरे अमीर जी, अखिलेश आदरणीय अखिलेश यादव जी जननायक तो हैं ही, इसीलिए उनको पता है कि बुलडोजर चलेगा तो किनके घरों पर चलेगा। अब आप एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी को थप्पड़ रसीद कर दिया एक वकील साहब ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, लेकिन वो ओबीसी समाज के थे, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है उस वकील के ऊपर। आपकी जानकारी के लिए उस पर और 40 और लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है उस पूरे मामले के अंदर और कार्रवाई हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपके पास देखिए किसको थप्पड़ रसीदें का है, किसने बदतमीजी करी, वो विषय बहुत बड़े हैं और मैं उस पर आऊंगा। लेकिन अजय आलोक बैलेंस करना चाह रहे हैं आप, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल है आपकी रणनीति और यही आपका फलसफा है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। अमीश, बड़ी स्टेटमेंट है। अमीश, मुझे
अमीर, मुझे समझ में नहीं आता, पहले एक चीज़ तय कर लें कि जननायक कौन है भाई, अखिलेश है कि राहुल गांधी है? ये तो इन लोगों आपस में लड़ाई की स्थिति होगी, एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, एक दूसरे को जननायक बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे जननायक हैं अखिलेश कि जब सहारनपुर में दंगा हो रहा था 30 दिन तक, तो ये सफाई महोत्सव में आराम से डांस और गाने का कार्यक्रम देख रहे थे, जनता भूख और ठंड से करा रही थी। ये जननायक के लक्षण ऐसे ही होते हैं इनके लिए, ये जननायक के लक्षण है। अरे ये दंगा हुआ और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया और आज एक्शन होना शुरू हुआ है, दंगाइयों को पकड़ा गया है। उन्होंने पुलिस वालों पे गोली चलाने की कोशिश की और उनके पैर में गोली मारा गया, तो इतनी ज़्यादा बेचैनी मच गई। मतलब दंगाइयों और अपराधियों पे कार्रवाई होती है तो इतनी बेचैनी क्यों मचती है भाई? उछल उछल के लगे बोलने माननीय अखिलेश जी, उनको पता भी चल गया किसका एनकाउंटर हुआ है। 206 एनकाउंटर हुए हैं। चैनल वालों को भी देखिए अमित जी, मैं आपको भी ये फिगर चाहूँगा कि आप निकाल लें। हर चैनल चला रहा है कि योगी जी के राज में 206 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 64 मुस्लिम हैं, 16 राजपूत हैं, 18 जाट हैं, 12 गुजर हैं, 16 ब्राह्मण हैं। तो मुसलमानों की जाति क्यों नहीं लिखते हैं भाई कि किस मुसलमान की कितनी जाति में कितने एनकाउंटर हुए? उनको सिर्फ बना दिया मुसलमान। अब माननीय मुलायम सिंह यादव के तो 4 साल में इससे लगभग 300 ज़्यादा एनकाउंटर हुए थे। वो किसके एनकाउंटर हुए थे? चुन चुन के कार सेवकों को मारा था गोली क्या? एनकाउंटर को भी ये लोग धर्म और जाति की दिशा दे रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा घृणित क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी ये करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में देश में दिलों पे राज करती है और आज इसीलिए हम 20 राज्यों में शासन में हैं और लगातार सरकार पे सरकार बना रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं कि 5 साल आए उसके बाद 10-15-20 साल जनता देखना नहीं चाहती है। लगातार 4 चुनाव हारे तब भी समझ में नहीं आया। दिलों पे राज करती है? अडानी और अंबानी के दिलों पे राज कर रही है। सबके दिलों पे, अडानी और अंबानी के भारतीयों के दिलों पे राज करती है। ठीक है ना? आपकी बेचैनी में समझ सकता हूं। दंगाइयों पे जब कार्रवाई होती है तो आपको बहुत बेचैनी हो जाती है। क्यों भाई? 105वें स्थान पर है भारत। दंगाइयों पे अगर कार्रवाई होने पे इतनी बेचैनी क्यों मचती है भाई? ये बताइए ना, दंगाइयों पे कार्रवाई होती तो बेचैनी क्यों मचती है? ये जो जिनको गोलियां लगी आज एनकाउंटर में, अरे आपके विधायक को थप्पड़ रसीद कर दिए गए, उन वकील साहब के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? क्योंकि वो एससी एसटी और ओबीसी से नहीं आता है, ये हत्या के अक्यूज थे। ये हत्या के अक्यूज थे। पुलिस पे इन्होंने गोलियां चलाई, पुलिस क्या इनको मिठाई खिला दी? अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। और जहां तक अंबानी और अदानी की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये पूरा मैटर उस पर है। और वो देश के 2 बड़े उद्योगपति हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। तो इसका कोई मतलब इसका ये बिना सिर पैर की बात है। फराज किदवई, ओके। अजय आलोक, अपनी बात को कंप्लीट करिए। आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फराज भाई बोलते बोलते भूल गए, अंबानी का भी नाम ले लिया। अंबानी को राज्यसभा किसने भेजा था फराज भाई? आप ही की पार्टी ने ना, तो इसलिए सोच समझ के नाम लिया कीजिए अंबानी अडानी। जिसने भी भेजा हो अपने फायदे के लिए नहीं भेजा था। अब हम जिसने भेजा नहीं, आप ही की पार्टी ने भेजा, मुलायम सिंह यादव ने भेजा, अखिलेश के कहने पे भेजा। इधर उधर कहां बोल रहे हैं? अपने फायदे के लिए नहीं भेजा, उनसे चंदा नहीं लिया था। अब आइए दूसरी बात, अब आइए के जरिए डाका नहीं डाला था, भ्रष्टाचार नहीं किया था। मैं आपके तथ्यों पे ही बोल रहा हूं। योगी जी के 7 साल के राज में ये पहली बार हुआ है कि दंगे भड़काने की कोशिश की गई, जिसे हमने 24 घंटे के अंदर शांत करवा लिया। हम दंगे नहीं होने देंगे। दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, यही है उत्तर प्रदेश। आप कितनी भी कोशिश और प्रयास कर लीजिए, और दंगाइयों को उनकी जगह पे पहुंचा के ही मानेंगे। और कोई दंगा करने की कोशिश न करे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये अपने समर्थकों को समझाइए कि मत करो दंगा, यहां योगी है। फराज के जरिए अपनी कोई बैलेंस है सरकार में, और कोई बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूं। अमीश जी अब मैं बोलूं? किस तरह से भारतीय जनता, हाँ जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है इस देश में और किस तरह से नफरत फैलाती है। मैं आपको कितने ट्वीट्स दिखा दूंगा जिसमें कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं कि इस बच्चे की, मैं बोल रहा हूं जिसकी भी हत्या हुई बहुत गलत हुई, जघन्य अपराध है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन जिस बच्चे की हत्या हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले बता देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, उसके नाखून निकाल लिए गए, उसकी आंखों पर हमला किया गया, उसको धारदार हथियारों से काटा गया, और पूरी इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से ये दंगा भड़के ताकि उत्तर प्रदेश में। एक सेकंड बताइए, एक फैक्चुअल बात कर लेते हैं, इनको फैक्ट्स की बात करना जरूरी होता है।
मैं समाजवादी पार्टी की सरकार के दंगों पे रिपोर्ट कार्ड बताता हूं आपको। देखिए, सांप्रदायिक दंगे 815 हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 17, और बीजेपी की सरकार में, योगी की सरकार में 2017 से जो दंगे हुए वो 195 घटनाएं हैं। ये क्लियर कट बता रहा हूं। 44 लोगों की मौत हुई है, दुखद है, लेकिन आपके राज्य में 192 लोगों की मौत हुई थी। पॉइंट नंबर 2, मुजफ्फरनगर का दंगा जो 2013 में हुआ था वो 27 अगस्त से शुरू हुआ और 17 सितंबर तक चला वो दंगा। लगभग 20 दिन 60 मौतें हुई उस दंगे के अंदर, 40,000 लोग विस्थापित हुए, और बहराइच का दंगा एक दिन में कंट्रोल हुआ। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार तो दंगे को भड़काना चाहती थी, तो सरकार ने कंट्रोल क्यों किया दंगे को? और आपकी सरकार 20 दिन तक दंगों पे बैठी क्यों रही अमीश जी, और उसके बाद सफाई महोत्सव हो रहा था? सर अमीश जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट खोलिएगा, पेज नंबर 33। मैं पढ़ लिख करके आता हूं, रिसर्च करके आता हूं। बताइए। एनसीआरबी की रिपोर्ट पेज नंबर 33। उत्तर प्रदेश में 5219 दंगे 2022 में हुए हैं। मैं आपके इतने बड़े चैनल पर पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। 5219 दंगे या सांप्रदायिक दंगे? एक सेकंड, दंगे या सांप्रदायिक दंगे? मतलब दंगे होने चाहिए। दंगे या सांप्रदायिक दंगे? दंगों का मतलब क्या अब होता आप है? ट्विस्ट कर रहे हैं बात को। मतलब दंगे मैंने होने सांप्रदायिक दंगों की बात करी, होने चाहिए। मैंने सांप्रदायिक दंगों की बात करी। सांप्रदायिक, आप मुझे बताइए ना, मुजफ्फरनगर के अंदर, एक सेकंड सर, अब तो की रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। मुजफ्फरनगर दंगे कितने दिन चले थे? कितने दिन चले थे मुजफ्फरनगर दंगे? सर बताइए। मुजफ्फरनगर दंगे में कन्विक्शन किसका हुआ? नहीं, कन्विक्शन दंगे कितने दिन चले थे? विक्रम सैनी को किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को किया। ये दंगाई जब सरकार में बैठ जाएंगे तो सांप्रदायिक दंगे तो कहीं ना कहीं से कमी होंगे ना। बताइए विक्रम सैनी को कई आरोपी तो ऐसे थे मुजफ्फरनगर दंगे के लिए बुलाया गया था। नाम बोलो उनका। विक्रम किस आरोपी सैनी को के विशेष बारे में क्या विमान से बोलेंगे बुलाया आप? था? अजय, मैं तस्वीर दिखा सकता हूं। मैं विक्रम सैनी को दंगे तस्वीर दिखा सकता हूं। मैं विशेष विमान से किस आरोपी को बुलाया था 2012 में दंगों में? मुजफ्फरनगर दंगे 20 दिन तक कंट्रोल नहीं हुए आपकी सरकार से, और आप एक दिन के दंगे में बोल रहे हैं। एक दिन का दंगा भी नहीं होना चाहिए, सत्य और तथ्य को प्रामाणिकता से रखना चाहिए। और सांप्रदायिक दंगों की मैंने बात करी, लेकिन अब क्योंकि अजय आलोक की पार्टी में बात हुई है, अजय आलोक नाम पता है अखिलेश यादव को? नाम ना भी बताते हैं रिपोर्टर्स तो, नाम में क्या रखा है? आप बैलेंस कर रहे हैं। तो खेल है, नामी में तो खेल है। हर तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि भाईजान हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम सही रहो चाहे तुम गलत रहो, चाहे तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं की तो परवाह है नहीं ना, उनको जाति में बांटो, दलितों में बांटो, पिछड़ा में बांटो, अति पिछड़ा में बांटो, सवर्णों में बांटो, उसमें ही मन नहीं भरे तो और जातियों में बांट दो, सब जातियों में बांट दो, लेकिन मुसलमानों को एक रखो। अरे इनकी ये नज़र है, ये पैटर्न है। हमेशा आप समझिए, ये पैटर्न है। ये बहराइच का दंगा सिर्फ एक जगह हुआ, लेकिन ये करवाने की साजिश पूरे देश भर में थी। क्या कौशाम्बी में नहीं हुआ? क्या गाजियाबाद में नहीं हुआ? सहारनपुर में नहीं हुआ? ओके, वारिस पठान, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ? झारखंड में नहीं हुआ? बिहार में नहीं हुआ? तेलंगाना में नहीं हुआ? हर जगह विसर्जन जुलूस पे हमला हुआ, मूर्तियां खंडित की गई। उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे फैसल फैयाज साहब अपने पार्टी, और यहां बैठे हुए तमाम सो कॉल्ड सेकुलर अलायंस के लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। एक शब्द नहीं। अमीश भाई, बड़ी खबर, असाउद्दीन ओवैसी ने बोला है, सवाल खड़ा करा एनकाउंटर पे, योगी की ठोक दे नीति सब जानते हैं। ओवैसी ने कहा है सबूत होता तो सजा दिलाने की कोशिश होती, ये कहा है असाउद्दीन ओवैसी ने। खुलकर सामने आए असाउद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव खुल के सामने आए हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ असाउद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव है। वारिस पठान, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, ना कि योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से चलेगा। वरना तो कोई पकड़ा है आरोपी, उसको क्या जरूरत है कोर्ट कायदा कचहरी की सबकी? सीधा लाओ उसको, बिना हिसाब किताब करे ठोक दो, खत्म कर दो। मगर देश में संविधान है। अब बात नंबर 2, अमीश भाई, जो ये बहराइच के अंदर हुआ, तो कल रुखसार जो महिला है, जो सरफराज की बहन है, उसका एक वीडियो वायरल है सब तरफ, सोशल मीडिया पे वायरल है, हर जगह मीडिया भी दिखा रहा है। उसने कहा कि मेरे पिता अब्दुल हमीद मेरे भाई सरफराज और फहीम को कल यूपी की एसटीएफ उठा के ले गई 4:30 बजे। अब वो कहां ले गई, किधर ले गई, कौन से पुलिस स्टेशन में रखा, कहां है, कुछ उसका अता पता ठिकाना नहीं है उनको। उन्होंने आगे कहा कि मेरा निवेदन है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से, मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इनकी सुरक्षा करिए। हमको ऐसा शंका है कि उनके साथ कुछ गलत
हो सकता है। तो कल शंका तो उन्होंने बता दी थी, और आज देखिए 2 लोगों के पैरों के अंदर गोली लग गई। तो अब ये तो क्यों पैरों हो रहा में तो गोली लगी है, क्यों इतनी एक नफरत? सेकंड। अब पुलिस वारिस है, और आरिफ पठान, पैरों में तो गोली लगी है। तो आपके हिसाब से गोली मारना चाहिए था। नहीं, तो फिर अगर पुलिस अच्छा, को गोली मारी, अब देखिए वहाँ पे ऑन जो रिकॉर्ड ये है, देखिए, पुलिस अमीश भाई, ने एक मिनट। ऑन रिकॉर्ड बोला है कि वो सुनिए, पुलिस अमीश पे भाई, फायरिंग कर रहे थे। सुनिए, बिल्कुल उन्होंने खुद भी कबूल किया कि हम पुलिस को पे फायरिंग कर रहे थे, हमारी गन लोडेड थी, बाइट है बकायदा उनकी। देखिए, मैं वायलेंस का किसी भी, हाँ तो सुनिए, मैं वायलेंस का, किसी भी तरह की वायलेंस का मैं सपोर्ट नहीं करता, खंडन करता हूं। राम गोपाल मिश्रा को जो मारा उसका भी हम कंडेम करते हैं, नहीं मारना चाहिए था, किसी को गोली नहीं मारने का किसी ने अधिकार नहीं दिया है। अगर आपको लगता है गलत किया, कोर्ट कचहरी है, कायदा है, उसको जो कड़ी से कड़ी सजा वहां पे दे दो। मगर यहां पर देखने वाली बात ये हो रही है ना कि यूपी के अंदर हो क्या रहा है। अरे पुलिस क्या भी ये कर रहे हो, पुलिस के कस्टडी के अंदर आतिक अहमद को मार दिया था, रात को ले गए थे उसको हॉस्पिटल के अंदर, पुलिस ने उसको पकड़ के रखा था, मीडिया वाले सामने गोली मार दी। आप क्या बात कर रहे हो पुलिस? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रशासन है टोटल फेल हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, और डेटा है। अरे पुलिस के कस्टडी में मारा ना, आप गलत क्या सुन क्या रहे हो? आपका ध्यान कहाँ है? उसने गोली मारी और हत्यारे पकड़े गए। आपका ध्यान बिल्कुल पुलिस की कस्टडी में देना हत्यारे। हाँ, पुलिस हत्यारे बाहर घूम रहे थे क्या? पुलिस की कस्टडी में था। बात नंबर 2 सुनिए अमीश भाई, अब एनसीआरबी का डेटा अगर आप उठा के देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश हाईएस्ट बन गया है इस तरह की घटनाओं के अंदर, एनकाउंटर वाली पॉलिसी के अंदर। पहले तो बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बराबर से ठोका, क्योंकि आप किसी को भी घर पे जाके बुलडोजर से उड़ा देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप जाके कहा अगर वो मुजरिम है, कन्विक्ट है, तो भी आप उसके घर के बुलडोजर से नहीं उड़ा सकते, वहां पे ठोका। तो अब ये आ गए यहाँ के ऊपर। तो योगी जी जब जैसा संविधान की शपथ लिया आदमी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर वो बोलेगा कि हम ठोक डालेंगे, अब बुलडोजर काम करेगा, तो ये देश को, राज्य को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? क्या हमारा देश बनाना रिपब्लिक है? क्या हमारे देश में जंगल राज चलाना है? तो हम तो यही बोल रहे हैं ना कि कोई भी हो, चाहे इस तरफ का हो या इस तरफ हो, किसी को कायदा कानून लेने हाथ में अलाउड नहीं। अब वो लड़कों का क्या करोगे आप? वो दंगाई नहीं थे जो डंडा उठा के लेके चले गए बहराइच में, लोगों की दुकानों को जला दिया, मकानों को जला दिया, नस्तो नाबूद कर दिया। उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो रहा है। उनके खिलाफ क्या सरकार से एक्शन लिया है? कोई एक्शन लिया भी है कि नहीं लिया? बताइए ना। तो क्या एक ही तरफा कार्रवाई होगी? क्या खाली मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, या देश में नॉन मुसलमानों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगा, एफआईआर होगा उनके ऊपर? होगा या नहीं होगा? मुझे जवाब दो ना। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में एनकाउंटर हुआ था, वो सिंह का भी इसी यूपी में एनकाउंटर हुआ था, विकास दुबे का भी इसी यूपी में एनकाउंटर, इसी यूपी में एनकाउंटर हुआ था जब गाड़ी पलटी थी। मतलब आप धर्म क्यों देख रहे हैं? अगर उस लिहाज से भी देखेंगे तो मुसलमानों की तुलना में हिंदू ज्यादा एनकाउंटर में मारे गए हैं। ये आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप धर्म भी देखना चाहते हैं तो क्यों भड़काते हैं? संविधान की बात कर रहा हूं, और आंकड़ों के हिसाब से भी बढ़ रहा है, तो क्यों फिर कोर्ट कायदा बंद कर दो? अमीश भाई, सारे वकीलों को बोला घर पे चले जाओ, आपका काम खत्म, कोर्ट बंद, जजिस को घर पे भेज दो, सबको हमारे लोगों को मारा जा रहा है। आरोपी का धर्म ना देखें, सुनिए उनके खिलाफ कितने एफआईआर किए? वो जो लोगों ने जाके आगजनी कर दी, लोगों के घरों को जला दिया, अच्छा क्या को जला दिया, उनके घर पे क्या कार्रवाई चली बताइए मुझे, कितने एफआईआर कर दिए उनके खिलाफ? वारिस आप बहुत सम्मानित नेता हैं। सुनिए अमीश भाई, आप बहुत वारिस पठान, आप बहुत सम्मानित नेता हैं और आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप खुद जानते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आरोपी का, गुनाहगार का धर्म क्यों देखा जाता है? इससे और क्यों भड़काने से क्या फायदा मिलता है? क्या फायदा मिलता है भड़काने से? कौन भड़का रहा है? मैंने तो कहा ना, मैं तो कंडेम किया जिसको गोली मारे राम गोपाल मिश्रा, बिल्कुल कंडेम किया। कंडेम हम नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मारी, उन लोग के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि कंडेम है, क्योंकि आपको कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, संविधान से चलना चाहिए। इसलिए जब आप संविधान की रात दिन धज्जियां उड़ती है ना, तो लोग आउटकाउट हो जाते हैं, चुनावों में तो फिर बन जाती है पिक्चर। अरे साहब सुनिए अमीश भाई, इसी तरह से मुंबई के अंदर पिक्चर बन गई अब तक 56, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया हीरो। तो क्या उसकी कंपटीशन चल रही है? क्या वहां भी कोई फिल्में बनेगी कि अब तक 56 के ऊपर जाएंगे, अब 58, 63, 100, 200? ये सबको रोकना चाहिए ना। आप बढ़ावा दे रहे हो, और मैं समझा रहा हूं कि संविधान के दायरे में नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो गलत बात कर रहे हैं। बहराइच की जो कम्युनल वायलेंस हुई, उसके बाद कई लोगों को शक है कि धर्म देख के गोली मारी जा रही है, नेताओं को शक है। देखिए अमीश, अब मुझे लगता है कि वारिस पठान और फहीम साहब को लगता है कि पुलिस पे कोई गोली चलाए तो पुलिस को उसको पहले जलेबी खरीद के खिलाना चाहिए कि हाँ भैया तुमसे गोली चल गई है। गजब बात कर रहे हैं। आपके टीवी पे दिखा रहा है, वो आरोपी बोल रहा है, पुलिस वाला बोल रहा है तुमने गोली क्यों चलाई, वो कह रहा है सर गलती हो गई। उसके बावजूद ये लोग बोल रहे हैं। और वही पुलिस वाले ने जान से मारने के लिए गोली नहीं चलाई, आत्मरक्षा में पैरों पे गोली चलाई, उसके बाद भी पुलिस की शाबाशी दिए बिना पुलिस वही कंडेम कर रहे हैं।
देश के लॉ एंड ऑर्डर को किधर ले जाना चाहते हैं वारिस पठान या समाजवादी पार्टी, बताएंगे जरा। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म सर्विसेज वालों को हथियार दिए गए सिर्फ झुंझुना के लिए, अपराधी उन पे गोली चला के चला जाए, वो चुपचाप से बोलें कि हाँ जिलेबी खा के जाओ। क्या बात कर रहे हैं भाई वारिस भाई, पुलिस वालों पे गोली चलाने की हिम्मत होनी चाहिए अपराधियों को। आप तो काफी अजय भाई, कोर्ट गोली कायदा चलाया बंद कर दो, अच्छा में उसने पुलिस पैर में वालों गोली को मारी, authority दे दो उसमें भी आपको कि दिक्कत जो है। भी कायदे पकड़ा है कानून उसके और घर पे संविधान या तो की बात बुलडोजर कर चला रहे दे, हैं। वो या कायदा तो कानून पुलिस और से वही मार दे, संविधान पुलिस खत्म वालों कर को दो हक देता किस्सा। है, अधिकार सिविल देता है अपनी प्रोसीजर जान कोड, की रक्षा क्रिमिनल के लिए प्रोसीजर कोड, किसी की IPC जान सब लेने बंद का, कर दो। और खासकर जब वो ड्यूटी पे तैनात हो, जब वो ड्यूटी पे उनके तैनात हाथ में हो, वो हथियार अपनी ड्यूटी थे। कर रहे थे वहां। देखिए उनके हाथ उन्होंने ही फायरिंग की है, बोल रहे हैं, वीडियो देखिए, पुलिस वीडियो देखिए, उनके बयान चल रहे कस्टडी हैं। में थे, अरे उनके बयान चल रहे हैं भाई, कस्टडी में थे या नहीं थे पहले ही बताइए। चलिए, जानबूझ के अगर बहरे पुलिस बनते की हैं क्या आप कस्टडी लोग? में थे तो उनके हाथ में हथियार कहां से आए? पुलिस की कस्टडी में थे तो उनके हाथ में उनके पास हथियार कहां हाथ से में आए? हथियार नहीं जवाब थे। दीजिए। मर्डर वेपन प्रोक्योर करने के लिए पुलिस उनको ले गई थी, वो कहां से मर्डर लाए? वेपन लोडेड अरे था, मेरा जवाब उसी दो को ना। उन्होंने फायर करके पुलिस की भागने की कस्टडी में कोशिश थे तो की। उनके हाथ में हथियार कहां से आ गए? लेकिन ये क्या कैसे जवाब पता दो? आप होगा? तो बेसिक पैर की देखिए, बात इन्हें कर रहे हैं। कैसे पता होगा बताइए कि मेरे उनके को। पास बेसिक पैर की बात कर रहे हैं आप। वेपन सवाल कहां का से जवाब आए? दीजिए। ये तो पुलिस बताएगी कि उनके पुलिस पास की हथियार कहां कस्टडी से में आए। थे तो वेपन उनसे कहां भी थे? पूछिए जिनके पास हथियार थे कि बराबर। उनके पास हथियार कैसे आए। आप तो उल्टा सवाल पुलिस से पूछ रहे हैं कि पुलिस के वो तो गोली क्यों इन्वेस्टिगेशन चलाई, करेंगे पुलिस ना। ने गोली क्यों चलाई, वो तो प्रूफ पुलिस इसीलिए गोली तो खा चाहिए लेती कि तो पुलिस बेहतर को था। जहां से हथियार लाए, उनकी बराबर पुलिस गोली चौकसी मार दे करे। तो खराब है। पूरा इंक्वायरी करना चाहिए। नहीं, वही तो इंक्वायरी करना चाहिए। अगर पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करना है और पुलिस रियल में सीरियस है कि भाई इनने हथियार कहां से लाए, कहां से गोली चलाए, तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करके उनको सजा दो ना कानूनी। कोर्ट में क्या करेंगे अमित भाई, वकील लोग क्या करेंगे? घर चले जाएंगे, जज को आप घर भेज देंगे। कोर्ट को बंद करना चाहते हो आप बताइए, ये क्या जंगल राज बनाने का है? विवेक श्रीवास्तव एंड रोहित अग्रवाल। ओके, एक सेकंड। विवेक श्रीवास्तव, अब तो ठोका नहीं है किसी को, गोली चली है, एनकाउंटर, मतलब इन द सेंस कि आत्मरक्षा में गोली चली है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि ये डिवाइड एंड रूल है। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का कि पाँव में ही मारा इस बार, और पता नहीं ये एनकाउंटर भी था नहीं था, फर्जी था, मेरे को तो नहीं मालूम, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में है। देखिए, आपने दंगों की बात करी और आपने कंपेयर किया कि साहब समाजवादी पार्टी का ये रिपोर्ट कार्ड है, बीजेपी का ये रिपोर्ट कार्ड है। बात रिपोर्ट कार्ड की नहीं है, बात ये है कि वो क्या हिम्मत थी। जैसा कि वारिस भाई ने कहा, एक लड़के को गोली मारी गई, हम सब उसका खंडन करते हैं, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, लेकिन वो कौन सी हिम्मत थी कि वो लड़का किसी के घर में घुस गया, चढ़ गया, छत पे पहुंच गया, झंडा नीचे लाने लगा, दूसरा झंडा लगाने लगा, भगवा झंडा बीजेपी को लाएंगे, इस तरह के नारे लग रहे थे। ये हिम्मत कहां से आ रही है? एक एक जुलूस जो धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वो पॉलिटिकल रंग लेता है क्योंकि उसको पता है कि स्टेट की मशीनरी उसके पीछे खड़ी है। ये चिंता का विषय है। मुस्लिम एरिया में चला गया, स्पॉन्सर्ड वायलेंस अगर होगी जिसपे नहीं बात मुस्लिम एरिया में जाने की नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी का ट्वीट है जी, चाहिए जरूर। नहीं, समाजवादी पार्टी का ट्वीट है एसपी मीडिया सेल का आपको कि मुस्लिम एरिया में गए कैसे। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मुसलमानों के ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं जब हिंदू अपनी स्पिरिचुअल यात्रा निकाले और फूलों की वर्षा भी की गई है। तो यह कहना कि सारे मुसलमान डंडे और असला लेकर के खड़े हुए हैं कि हिंदुओं का जुलूस आएगा, हम हमला करेंगे, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कोई भी इससे सहमत नहीं है। जब आप हिंदुओं की हमारी भीड़ जाकर के, जैसे जहांगीरपुरी में हुआ, मस्जिद के चक्कर काटे जा रहे हो, डीजे बजाए जा रहे हो, एक लंबी तलवार हाथ में रखे हुए हो, भाजपा के नारे लगा रहे हो, प्रवोक कर रहे हो, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस कहां थी जब वो लड़का उस घर में गया? कहां था प्रशासन, कहां थे योगी आदित्यनाथ की बात यहां तक बढ़ी? क्योंकि ये होने दिया गया। क्योंकि तो आपको लगता है कि राम मिश्रा का दोष था? चुनाव है, राम मिश्रा अगर वो झंडा नहीं लगाता तो उसको गोली नहीं लगती। दोष सारा राम मिश्रा का था, राम गोपाल मिश्रा का दोष। देखिए, मैं पत्थर बरसाने वाले मिश्रा बिल्कुल अबोध बालक थे, निंदा करता हूं। मूर्ति खंडित करने वाले तो निबोध थे, पत्थर बरसाने वाले अबोध बालक थे, लग रहे थे उस जुलूस में, मूर्तियां खंडित करने वाले निरीह प्राणी माता के नाम के नारे लगाओ ना, क्योंकि वो भाईजान थे ना। मां दुर्गा के नाम के साथ साथ भाजपा का नाम क्यों जोड़ा गया? क्यों जोड़ा आपने भाजपा का नाम मां दुर्गा के साथ? मां दुर्गा का भाजपा से क्या लेना मैंने देना? जोड़ा। आप माता की स्तुति बोलने की आजादी सिर्फ आपको है, जय माता दी बोलिए, बोलने की आजादी सिर्फ आपको है, भाजपा को जिताने उन लोगों को नहीं है। अगर वो भाजपा का नाम जोड़े, रालोद का नाम जोड़े, लेफ्ट का नाम जोड़े, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको जो करना है वो करें। पॉइंट नंबर 1। अगर वो नारा आपकी राय में वो नारा गलत भी था, तो क्या पत्थर बरसाना सही होगा? क्या पत्थर बरसाना सही होगा? नहीं,
देखिए क्या पत्थर बरसाना सही था? क्या रामगोपाल मिश्रा पे गोली दाग देना सही था? वो भी एक नहीं 6 बार। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमने गलत बोला उसको, वारिस पठान ने भी गलत बोला, हम भी गलत बोल रहे हैं। गलत बोलने की बात नहीं है, उसके बाद जो आप झूठा लेते हैं वो उसकी बात है सर। नहीं, कहीं तो इंसाफ रखेंगे ना। ना आप बताइए, कहीं तो जस्टिस होगा। पुलिस और प्रशासन क्या कर रहे थे? सर प्रशासन पे सवाल वाजिब है, प्रशासन पे सवाल मैंने भी खड़ा करा, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि रामगोपाल मिश्रा का दोष इतना बड़ा है कि उसमें 6 गोली दाग दी जाएगी, 6 गोली दाग दी जाएगी, उसका दोष इतना बड़ा है क्या? के फेवर में नहीं है, दोष किस फेवर में है? नारे आपने बोला माता के नारे लगाते, वो भाजपा के नारे क्यों लगा रहे थे? पहली बात, वहां पर नारे लग रहे थे जैसे लंका का दहन हुआ है वैसे पाकिस्तान का दहन होगा। पाकिस्तान का दहन भाजपा का नारा नहीं है, बीजेपी का नारा नहीं है। मैंने और दोष सारा रामगोपाल मिश्रा का है, उसकी टोली का है, पत्थरबाजों का कोई दोष नहीं है। ये गलत है, ये मानसिकता गलत है, ये मानसिकता गलत है सर। मेरा उस मानसिकता के साथ बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि मेरा उस मानसिकता के साथ विरोध है, क्योंकि ये मानसिकता गलत है। मैं लेता हूं इस चर्चा के अंदर रोहित अग्रवाल। एक सेकेंड रोहित अग्रवाल, क्योंकि आई डिबेट ऑन फैक्ट्स। मेरा सीधा प्रश्न है, प्रशासन का दोष था या नहीं था? आप सहयोगी हैं एनडीए के, बीजेपी के, और आप यूपी की बड़ी पार्टी है। देखिए अमीश जी, सीधी सीधी बात है कि विपक्ष को पीड़ित के साथ खड़े हुए दिखना चाहिए या अपराधियों के साथ खड़े हुए दिखना चाहिए। आज विपक्ष किसके साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है? अपराधियों के साथ। मंगेश यादव किसी के घर में जाके डकैती डाले, 5.5 करोड़ रुपए की डकैती डाले, उसके बाद ये उसके लिए रोना शुरू कर दें कि साहब मंगेश यादव का एनकाउंटर हो जाता है। इनको पुलिस पे विश्वास नहीं कि एनकाउंटर फेक हो रहा है, इनको सेना पे विश्वास नहीं सर्जिकल स्ट्राइक फेक हो रही है। भैया एक काम करो, एक अपने यहाँ से एक एफिडेविट दे दो कि जितने भी एनकाउंटर में पुलिस जाया करे उसमें से अपने 2 नेता भेज दिया करो साथ में पुलिस के, और वहां पे आके आप ही रिपोर्ट दे दिया करो कि एनकाउंटर फेक हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए कुछ देखा जाएगा, संविधान में कुछ व्यवस्था कराई जाए आप लोगों के लिए। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि धर्म के नाम पे बांट के ये अपनी जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपको देश की पुलिस पे विश्वास नहीं, देश की सेना पे विश्वास नहीं, देश की सरकार पे विश्वास नहीं, अरे अपने आप के ऊपर तो विश्वास रखो। स्थिति ये, राहुल गांधी का एक ट्वीट बहराइच के ऊपर दिखा दीजिए, आप मुझे एक ट्वीट दिखा दीजिए, क्योंकि रामगोपाल मिश्रा मरता है तो राहुल गांधी ट्वीट नहीं करेंगे। अरे भाई साहब राहुल गांधी कहां से सांसद हैं? उत्तर प्रदेश से सांसद है ना राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश से सांसद है ना, क्यों नहीं ट्वीट किया उन्होंने उत्तर प्रदेश से सांसद होने के बावजूद? तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि स्पेसिफिक कहां गए। अच्छा, क्या राहुल गांधी बहराइच दंगों के ऊपर ट्वीट नहीं करेंगे? वहां के ऊपर किसी रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो जाएगी उसके ऊपर ट्वीट नहीं करेंगे राहुल गांधी? किस पे ट्वीट करेंगे? बंगाल में ट्वीट करेंगे क्या? बंगाल में भी तो हिंसा हुई है ना। स्थिति बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद है, पर उत्तर प्रदेश की किसी भी घटना के ऊपर ट्वीट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई विशेष धर्म का व्यक्ति वहां पे नहीं मारा गया था, इसलिए उसके ऊपर इनको स्टैंड लेने में प्रॉब्लम है। अरे किस तरीके की मानसिकता आपकी हो गई है? आप जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को बांट के अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढना चाहते हो। हरियाणा के अंदर आपको जवाब दे दिया ना जनता ने, जनता कितनी आपके साथ थी। सुबह 8 बजे पता नहीं कौन सा जो है रिजल्ट आता है, 67 सीटें जीत रहे थे, और 9:10 पे जब इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आता है तब धराशायी हो जाती है। अरे विवेक जी, आप काहे बोलते हो भैया? वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? पहले तो ये बताओ। प्रियंका गांधी गई है उपचुनाव में लड़ने, वहां पे लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे वायनाड में? अरे राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करते हो, यहाँ पे राहुल गांधी को आगे डिफेंड करते हो डिबेट में। अरे जनता भी कहती होगी आप कैसे दोहरे चरित्र से काम करते हो। अरे भैया, 2 मुंहा सांप भी आपसे बेहतर होता है कि कम से कम वहां पे वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ोगे, यहाँ पे आके राहुल गांधी के लिए आप पीड़ा व्यक्त करोगे। तो भाई साहब स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। देश का विपक्ष भटक चुका है, देश का विपक्ष गलत हाथों में खेल रहा है। और यहाँ पे भी बता रहे थे कि देश के युवा जाते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए, उससे तकलीफ है। अखिलेश यादव कहाँ के पढ़े हुए हैं? अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हैं ना। रोहित अग्रवाल की बात करें, आम युवा अगर विदेश चला जाएगा तो आपको दिक्कत है। अखिलेश यादव कहां के पड़े हुए हैं? रोहित अग्रवाल ने, आरएलडी ने सवाल पूछा। अमीश जी देखिए अमीश जी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पे नाम आया, मुझे आज आपसे थोड़ी सी शिकायत हो गई, और मुझे शिकायत इसलिए हो गई कि आप, सच बात है कि अमीश जी आप बहुत, आपको तो सबसे शिकायत है भाई साहब, आपको तो सबसे शिकायत है। एक सेकंड फराज किदवई को बोलने दीजिए, मेरे कार्यक्रम में कोई बीच में ना बोले। फराज किदवई आपकी टर्न है, बोलिए। जी
आपका एक तर्क गलत हो गया है। आपने ये 2 सांसदों की पार्टी जो कि भीख मांग करके कभी बीजेपी के साथ चली जाती है और कभी चली जाती है समाजवादी के साथ, उनको बता दिया आपकी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पार्टी। अरे साहब, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं तो चैलेंज करता हूं, बागपत से अकेले नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़े और जीत करके दिखाते, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या बात कर रहे हैं? ये तो थाली के बैगन है, कभी इधर और कभी उधर। तो आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की ये बड़ी पार्टी है। मुलायम सिंह, फराज की ये बात बोला है तो सुन भी लो। दूसरी बात, मुलायम सिंह चौधरी अजीत सिंह जी को अगर धोखा ना देते ना तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व नहीं होता। और मुलायम सिंह जब गिड़गिड़ाते हुए चौधरी चरण सिंह के पास आए थे ना, तब उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाया गया था। और पता है वो क्या गिड़गिड़ा रहे थे कि कांग्रेस मेरी हत्या करवा देगी। जिस कांग्रेस को आप गोद में बैठा के घूम रहे हो ना, जो आपका अपमान करती है रात को 1 बजे तक बैठा के मध्य प्रदेश में और हरियाणा में आपको बताती है, कांग्रेस के लिए वो गिड़गिड़ाते हुए आए थे चौधरी चरण सिंह जी के पास। और दोनों को मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने दोनों के साक्षात्कार एक बार नहीं कई बार करे हैं और दोनों के साथ मुलाकातें भी करी हैं, एक एक करके। ओके, रोहित अग्रवाल आपके 30 सेकंड है, फिर उसके बाद फराज किदवई आपके 30 सेकंड है। दोनों को विंडो में दिखाइए, लेकिन ऑडियो जिसका मैं नाम लूं उसका खोले। पहले रोहित अग्रवाल आपके 30 सेकंड, बोलिए आप 30 सेकंड, देन फराज किदवई। रोहित अग्रवाल। फराज किदवई कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल इनको बड़ी नहीं लगती। भाई साहब, हम दंगाइयों के साथ नहीं खड़े हो सकते, इसलिए शायद हमारा साइज भले ही छोटा हो, हमारी विचारधारा बहुत बड़ी है। चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उसी से मुलायम सिंह पैदा हुए थे। और चौधरी अजीत सिंह को अगर 1989 में उन्होंने धोखा ना दिया होता तो आज समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ना होता। और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि चौधरी चरण सिंह जी से आशीर्वाद लेके ही मुलायम सिंह ने राजनीति शुरू की थी। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे और देश का युवा विदेश में पढ़ने चला जाए तो आपको तकलीफ होने लगेगी। शर्म आनी चाहिए किस तरीके की आपकी मानसिकता होती है। आप अपराधियों के साथ खड़े होंगे, धर्म देख के, जाति देख के। मंगेश यादव के ऊपर आप आके खड़े हो जाएंगे, आप धर्म देख के अपराधियों के ऊपर बहराइच में खड़े हो जाएंगे। पॉइंट ऑडियो डाउन। ओके, फराज किदवई 30 सेकंड्स गिवन टू यू। अमीर जी, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी अगर स्वर्ग से बैठे देख रहे होंगे तो इस टाइम वो फूट फूट करके रो रहे होंगे कि ये बात कर रहे हैं विचारधारा की। अरे चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी की विचारधारा को आपने गिरवी रख दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए। और दूसरी बात अमीर जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों सदियों से साथ रहता हुआ चला आ रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो हर जगह हैं। अभी बाराबंकी में एक यात्रा निकल रही थी, उसमें गालियां किस तरह से दी जा रही थी, सुनिए। अगर कोई अभद्र भाषा है, अगर आप अभद्र भाषा और गाली है, इसको चैनल पे मत सुनाइए। और आपने बोला कि भारत का हिंदू और मुसलमान बहुत समय से एक साथ रह रहा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत समय से एक साथ रह रहा है और काफी समय से एक साथ रह रहे हैं। लेकिन 1947 में देश का बंटवारा भी हिंदू मुसलमान के नाम पर ही हुआ था। आपकी जानकारी हेतु, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो बना था वो किस नाम पे बना था आपकी जानकारी के लिए, और किसने बनवाया था ये भी आपकी जानकारी के लिए। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपने बच्चों की पढ़ाई की बात करी कि बीजेपी के और एनडीए के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इसलिए वो टिप्पणी रोहित अग्रवाल की तरफ से आई। अजय आलोक कुछ कमेंट करना चाहते हैं। अजय आलोक, आप सोशल फैब्रिक देश का खराब करना चाहते हैं, आप देश को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना चाहते हैं। अखिलेश यादव, फराज किदवई मेंट दैट एब्सोल्युटली, एंड विवेक ऑल्सो। देखिए, मैं ये सिंपल बात कह रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम है और मेरी पार्टी को प्रॉब्लम है रेडिकल से, फंडामेंटलिस्ट से। मुझे प्रॉब्लम है उस मानसिकता से जो भारत को दारुल उल हजब समझती है, दारुल उल हर्म समझती है कि यहाँ पे मुसलमानों को स्ट्रगल करने का समय आ गया ताकि पूरे देश को कर सके। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ राजनीतिक दल के लोग खड़े हो जाते हैं वोट बैंक बनाने के कारण। मुझे उससे दिक्कत है। रेडिकल कोई भी रहे, किसी भी धर्म में रहे, मुझे उससे दिक्कत है, मेरी पार्टी को उससे दिक्कत है। ये लोग सीधा सीधी खड़े हो जाते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उसके समर्थन में खड़े रहते हैं। बाहर आइए। सिमी को किसने छोड़ा था, उसके समर्थन में खड़े रहते हैं। आतंकवादियों के मरने पे आंख से झरझर आंसू गिरते हैं। मुझे दिक्कत है उससे, मुझे उससे दिक्कत है, हमेशा रहेगी। कन्हैया कुमार, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको अपने पार्टी से चुनाव लड़ाते हैं, मुझे दिक्कत है उससे, मेरी पार्टी को दिक्कत है उससे। ऐसी जो सोच जो भारत का विभाजन करेगी, इस्लामिक एलिमेंट को प्रमोट करेगी, उससे दिक्कत है। वारिस पठान याकूब मेमन के साथ क्यों खड़े होंगे? अच्छा, इसके बाद पॉइंट यह है कि सुनिए अफजल के साथ क्यों खड़े होंगे जो पार्लियामेंट पे अटैक का मामला था? बुरहान वानी के साथ क्यों खड़े होंगे? अगर खड़ा होना है तो अब्दुल कलाम के साथ खड़े होइए, खड़ा होना है तो हम आप अब्दुल हामिद के साथ खड़े होइए।
चॉइस ऑफ लीडर्स तो आपकी होगी ना। भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट। एक सेकंड अमीश ओके भाई, वारिस पठान। अमीश भाई, अभी रोहित जी ने कहा कि विपक्ष जो है वो कातिलों के साथ खड़ा है, क्रिमिनल के साथ खड़ा हुआ है, दंगाइयों के साथ खड़ा है। तो मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा कि सुनिए, विपक्ष या वारिस पठान अगर कोई खड़ा है तो संविधान के साथ खड़ा है। वो संविधान के साथ खड़े हैं जिस संविधान को आप रात दिन खत्म करना चाहते हो, वो खत्म हम नहीं होने देंगे। अभी अजय आलोक ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि नफरत ये कर रहे हैं। अरे अजय आलोक, नफरत तो फैलाई है मोदी जी ने जब से 10 साल से सत्ता में आकर बैठ गए। पूरी तरह से देश में सिर्फ नफरत ही है, और खास तौर से मुसलमानों के प्रति। मुसलमानों के तो उनको नमाज, कैसे मोदी जी ने नफरत कैसे फैलाई? हर चीज इसको से 30 सेकंड में और बताइए, मोदी जी ने पहले उनको हिजाब से नफरत, सुनिए, जी, हिजाब पहनने से रोका, हिजाब पहनने से रोका। अब हमारे वक्फ के कानून के अंदर संशोधन लाके हमारी वक्फ की जमीन को हड़प करने की साजिश की जा रही है। अब मोदी जी के जो राज्य है वहां पर इस तरह की घटना हो रही है तो कोई योगी का इस्तीफा नहीं मांगेगा। अगर यही घटना अगर बीजेपी के अलावा दूसरे की सत्ता के राज में होती तो अब तक अमीश भाई आप बोलते कि अभी वहां के मुख्यमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। उनके राज में कैसा हुआ? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? जब कोई लड़का किसी के घर के ऊपर चढ़ के झंडा निकाला और दूसरा झंडा लहरा दिया, क्या कर रहा था प्रशासन? ओके, जवाब अजय आलोक का जवाब। ओके अजय आलोक का जवाब, अजय आलोक का जवाब पैदा करते, अजय आलोक का जवाब। वारिस पठान, शॉर्ट नोटिस, तलवार चाकू को तेज नहीं करना सिखाते, हम कलम की अजय नोक को तेज करना सिखाते हैं। मोदी जी के आने के बाद दंगे हुए हैं, कलम की नोक को तेज करे और लिख पढ़ के अच्छे कानून आगे बढ़े। अमीश भाई, इनसे जरा एक बार पूछ लीजिए, वारिस भाई से पूछ लीजिए, बहुत जानकार हैं, बैरिस्टर हैं, संविधान लेके चलते हैं। किस इस्लामिक कंट्री में वक्फ बोर्ड है? जरा भारत छोड़ के दुनिया में दूसरी जगह किस जगह? बहुत सारी इस्लामिक कंट्री में, एक जगह जरा बताएं। बहुत सारी, आप यही झूठ फैला रहे हो। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, नाम बताइए। कहीं नहीं है, अरे जॉर्डन कहीं नहीं है आपको। और ये जरूर बताइए, झूठ बोल रहे हो आप, की जमीन पे मॉल किसका बन रहे हो? रहा है? वहां पर भी ऐसा कायदा है कि अगर एक इंसान ने अगर अपनी जमीन दे दी किसी को कि इसमें हिसाब ये सच्चाई है कि 200-250 मुसलमानों ने, जो सो कॉल्ड नेता हैं, आप बताओ, उन लोगों ने वक्फ की जमीनों पे अवैध कब्जा किया हुआ है। ये नहीं चाहते हैं कि वक्फ की जमीनों का सही निराकरण हो। मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से करेगा, फायदा नहीं। गलत होगा तो रिवीजन में जाएंगे, ओवैसी ने कहा कि 1.5 लाख से ऊपर वक्फ की जमीनों का कोई कागजात नहीं मिलेगा और जमीन हो गई वक्फ की। अरे मनचाहा कानून लगा के तुष्टीकरण की इंतहा कर दी है लोगों ने। आपको वक्फ का मतलब पता है अजय आलोक? वक्फ का अरे वक्फ को नहीं कर रहे हम, तो नाम पूछ रहे हैं, एक कंट्री का नाम बताओ जहां वक्फ ने दे दी। नहीं है कहीं, मुसलमानों के सवाल कहीं नहीं है। 50 कंट्री है, ठीक है ना, 50 ऐसी कंट्री है। मुसलमान मत कीजिए, मुसलमान मत कीजिए। मुसलमानों को तो हमने अपनी जमीन भी दे दी, भारत का बंटवारा भी कर दिया, पैसे भी दे दिए, अब क्या चाहिए? वक्फ एक्ट 1954 से मुसलमानों को तो हमने अपनी भारत का जमीन भी दे दी जो आज पाकिस्तान कहलाता है, पैसे भी दिए 20 करोड़ रुपए देश चलाने के लिए। हमने हमारी जाने गवाई कर रहे हैं आप, हमने हमारी जाने गवाई, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जाने दी देश की आजादी के लिए, तब भारत आजाद हुआ है। ठीक है, मुझे लेकिन वक्फ की बात तो यह है कि अब तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय संसद वक्फ की जमीन पे बनी है। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पे बनाया। और जहां तक दंगों की बात हुई, जहां तक बात हुई कि मोदी जी के आने के बाद 10 साल में ये सब कुछ हुआ है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो क्यों हुआ था? हाशिमपुरा दंगे क्यों हुए थे? ये सवाल पूछा जाएगा। और इसके अलावा लिस्ट है, एक नहीं 100 दंगे मैं बता सकता हूं जो कि 2014 के पहले हो चुके हैं। सरकार किसकी थी ये पूछा जाएगा जी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बहराइच एनकाउंटर पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान है कि दोषियों को, अपराधियों को बीच चौराहे पे खत्म करना चाहिए। मैं सीधा फराज किदवई के पास चलता हूं, वो जिंदा है, यही काफी है। फराज किदवई, वो जिंदा है, ये बड़ी बात है। वो अपराधी हैं। बीजेपी के नेता का, केंद्रीय मंत्री का यह बयान। अमीश जी यही तो प्रॉब्लम है। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो सरदार पटेल जी ने गोलवरकर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि गांधी जी की हत्या इसलिए हुई कि आपने देश में ऐसा माहौल बनाया। प्रॉब्लम यह है अमीश जी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। गिरिराज सिंह के तो मैं 200 बयान दिखा दूंगा जिसमें वो नफरत की बात करते हैं। अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट जी मैं उस रिपोर्ट को विस्तार से कभी और बात करूंगा, लेकिन अभी क्योंकि बीजेपी नफरत की बात करती है, अजय आलोक बीजेपी नफरत की बात करती है, सपा और कांग्रेस दोनों मोहब्बत वाले हैं। उनकी मोहब्बत की दुकान से आप सीखते क्यों नहीं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर और सांप्रदायिक जहर फैलाना
इस बारे में अगर आरजेडी या समाजवादी पार्टी बोले ना तो सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार नहीं पूरा देश हंसता है, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि सिमी के आतंकवादियों को कैसे दामाद बना के छोड़ दिया था मुलायम सिंह जी ने, और बाद में हाईकोर्ट की फटकार पड़ी थी तो वापस जेल तारिक गए। मीर को इसलिए टिकट हमें तो किसने दिया सिखाया था? नहीं। जाके सुनना है ना अमीश जी, दर्द जाके सुनना है ना, तो राम गोपाल मिश्रा की पत्नी का दर्द सुनिए, वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि एक एक जितने अपराधी हैं सबका इनकाउंटर कीजिए। वो कह रही है कि सब पे बुलडोजर चलाइए। समाजवादी पार्टी ने दिया, जाके बहराइच के लोगों के व्यथा समझिए। फारूक जो एक जिस ढंग से ये मानते हैं और अपने आप राइट बना लेते हैं कि इनका अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं चलेगा। अरे आप एक्सपोज हो चुके हैं, ये नहीं चलेगा। लेकिन आप बार हो रहा है कि हम मोहब्बत की दुकान वाले हैं, हम मोहब्बत की दुकान का हमने एक फ्रेंचाइजी खोल रखा है। लेकिन फराज किदवई एक बात बताइए, इस मोहब्बत की दुकान में धर्म और जाति क्यों आती है? मोहब्बत में तो सबको एक रखना चाहिए। आप तो हिंदुओं की जाति पूछते हैं, नहीं पूछते क्या? यह मोहब्बत है क्या? नहीं। अरे अमीश जी, हम कहां पूछते हैं? अरे ये तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि 2000 सालों से कुछ जातियां ऐसी हैं भारत में जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनके ऊपर पशुओं जैसा अत्याचार हुआ है। वो किसने किया है? ये तो मोहन भागवत की बात है। आपसे मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए जातियां हैं, लेकिन मुस्लिम की कोई जाति नहीं है। लेकिन करिए, ये एक मोहब्बत है और एक तरफा ही सही। लेकिन अब बात सत्य और तथ्य की। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर सूबे के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये खबर है। लेकिन ये खबर आप सुन चुके होंगे, ये कल की है। उमर अब्दुल्ला को शपथ लेते हुए भी आपने सभी ने देखा होगा। लेकिन एक बात जिस पर शायद आपने गौर नहीं किया होगा, वो है उमर अब्दुल्ला की शपथ की भाषा। जो लोग पूछते हैं कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, उन्हें आज आंख खोलकर, कान खोलकर सुनना चाहिए। उन्हें उमर अब्दुल्ला की शपथ को ध्यान से सुनना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को जो शपथ ली, उसमें वो भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की बात कर रहे हैं। जबकि 2009 में जब उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने राज्य के संविधान के प्रति निष्ठा जताई थी। एक देश, एक विधान और एक संविधान का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार, कई जगह कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर असल मायनों में भारत का हिस्सा बना है, और वाकई बना है। चुनाव के दौरान उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि उनकी सरकार बनी तो 370 को हटा देंगे। चुनाव जीतने के बाद वही अब्दुल्ला परिवार कह रहा है कि केंद्र में जब उनकी पसंद वाली सरकार आएगी, यानी कांग्रेस सरकार आएगी, उस दिन 370 को हटवाएंगे। यानी चुनाव में 370 के नाम पर खूब वोट बटोरे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नतीजा 0 साबित हुआ। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह डंके की चोट पर ऐलान कर चुके हैं कि चाहे जितना कोई जोर लगा ले, 370 अब कभी जम्मू कश्मीर में वापस नहीं लौट पाएगा। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। तो वाल्मीकि, गुरखा और विभाजन के वक्त पाकिस्तान से आए लोगों को पहली बार वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना किया। जो लोग पूछते हैं कि 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, उन्हें और कितना बदलाव चाहिए? सत्य और तथ्य में यह है, 370 के नाम पर कश्मीर में दशकों तक जो अलगाववाद वाली आग लगाई गई, वो लगभग समाप्त हो रही है।